हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल जोकले मैथ, जहाँ पे बच्चों को जोक के पढ़ाते हैं। बच्चों, अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का साइंस, जिसमें पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 11 दैट इज इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, 3 पार्ट हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, आप जाके देख सकते हो बच्चों। ठीक है, आज हम लोग करेंगे 4th पार्ट, जिसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। ना वो कौन से फैक्टर्स है जिसपे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। ठीक है, वो कौन से फैक्टर्स है जिस पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और बात करें क्लास 10th के मैथ्स की। तो ऑलरेडी सभी के सभी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, आप जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिए। क्यों? क्योंकि अगर बेल आइकन दबाएंगे नहीं तो फिर आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस नहीं मिलेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक है बच्चों फैक्टर्स। ध्यान से देखना, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। क्लियर है क्या? क्या बच्चों, क्या लिखे? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। क्लियर है? फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं आपको बताते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। तो पहला फैक्टर है बच्चों, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। क्या बच्चों, इसको क्या पढ़ते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यहां पे क्या लिखेंगे? इसको पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली proportional to length। क्लियर है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे मैं कंडक्टर की बात करूं तो ऐसे समझो कि अगर ये कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी लेंथ अगर L है बच्चों, कितनी है? L है, और रेजिस्टेंस R है। अगर हमने कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिए, क्या बढ़ा दिए बच्चों? कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा दिए। अगर ये L1 है तो ये R1 है, ऐसे समझो। अगर कंडक्टर की लेंथ हमने बढ़ा दिए, L2 कर दिए, तो अब ये R2 आ जाएगी। क्लियर है क्या? तो लेंथ के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एज वी इंक्रीजेस द लेंथ ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर आल्सो इंक्रीजेस बच्चों। ठीक है, तभी इस पे क्वेश्चंस भी करेंगे। आप ये समझो किस पे डिपेंड करते हैं। दूसरा फैक्टर है बच्चों, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। क्या बच्चों? R इज इनवर्सली क्या होता है? जब इसी को 1/, में लिख देते तो इसको इनवर्सली पढ़ते बच्चों। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन लिखेंगे। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली proportional to area of क्रॉस सेक्शन। क्लियर है क्या? अरे बोलो, मतलब क्या है बच्चों? अगर मान लो कोई हमने कंडक्टर लिए जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। क्या है बच्चों? ए है। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अभी हमने लिखे R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। मतलब क्या हुआ? अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 है या A है, ठीक है, जो भी आपको लेना हो, तो इसका रेजिस्टेंस है बच्चों R1। ठीक है, R1 रेडियस नहीं है, रेजिस्टेंस है, याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जो है अभी बताते हैं, आपको लगेगा 1 क्यों लिख रहे हैं। अब मान लो एरिया क्रॉस सेक्शन हमने कम कर दिए। ठीक है, इसे देखो कम लग रहा है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन A2 है, तो यहाँ पे ऐसे कर लो, रेसिप्रोकल है तो A1 है, तो यहाँ पे R2 लिख लेते, यहाँ पे A2 है तो यहाँ पे R1 लिख लेते। क्लियर है क्या? अभी बताएंगे ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, आगे बच्चों थर्ड वन होता है नेचर ऑफ द मटेरियल। क्या? NATURE
नेचर ऑफ द मटेरियल, मतलब किस चीज का बना हुआ है, क्लियर है क्या, उस पर डिपेंड करता है। फोर्थ वन बच्चों होता है टेम्परेचर, क्या होता है, टेम्परेचर, ठीक है। अब ये फर्स्ट टू पे आप फोकस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर देखें, यहाँ पे हमने देखे कि R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए हो गया बच्चों, ठीक है। अगर इसको मैं लिखूं तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए हो जाता है। तो जहां पे रो को क्या बोला जाता है, वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, क्या है बच्चों, proportionality constant called, क्या बोलते हैं बच्चों इसको, रेजिस्टिविटी, क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर है क्या। ध्यान से सुनना, क्या बोले हमने कि R इज इक्वल टू रो L बाई ए, रो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको बच्चों बोलते हैं रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्लियर है क्या। तो ये अभी आप नोट डाउन करो, फिर आपको अगले इसको जब मिटा देंगे उसके बाद फिर आपको डिटेल में समझाते हैं और कैसे होता है, पहले इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। चलो अब देखते हैं ये क्वेश्चंस इस पे कैसे आते हैं, या जो अभी लिखे हैं उसको कैसे समझते हैं कि सिर्फ लिखने से है या समझने से भी ये एक्चुअल में होता कैसे है, वो सभी चीजें आपको डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान से देखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th के भी हमने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं मैथ्स के, ठीक है, तो वहां आप जाके देख सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबाना नहीं भूलना, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो झमाझम। ओके बच्चों, तो क्या बोले कि हमने देखे कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। कैसे बच्चों, मान लो क्वेश्चन हमने ले लिया ऐसा, समझना कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है कि अगर ये कोई कंडक्टर है, क्या है, कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बच्चों इसको बोलते हैं, इसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेसिकली क्या होता है, सर्कुलर दिखेगा आपको, जैसे इसको अगर आप देखने की कोशिश करो तो आपको सर्कल दिखेगा उधर से, समझ में आएगी नहीं। तो एरिया हमेशा जब भी बात आएगी तो कंडक्टर जो होता है सिलेंड्रिकल होता है बेसिकली, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमेशा सर्कुलर ही लेते हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है बच्चों। अब इसका मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है रो है, क्या है, रो, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको RHO, रो पढ़ते, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं बोला ये कोई कंडक्टर है, मटेरियल है जिसकी रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है और L लेंथ है, और इसका रेजिस्टेंस तो निकालेंगे अगर तो R इज इक्वल टू रो L बाई ए लिखेंगे बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या काम किया कि इसी कंडक्टर को, ठीक है, यानी मटेरियल वही है, समझना ध्यान से। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लो हाफ कर दिए, क्या कर दिए, एरिया बिकम्स A/2 हो गया, और लेंथ जो है डबल हो गया, क्या हो गया, लेंथ जो हो गया L डैश बराबर 12 हो गया, ध्यान समझना। और इसको एरिया को A डैश बराबर A/2 ले लिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे R डैश, अब समझो कि लेंथ अगर डबल हो गया मतलब
वायर को हमने खींच दिए ना, ऐसे समझो इतनी बड़ी वायर थी, अब इसको अगर हमने स्ट्रेच कर लिए, इसका जस्ट डबल ले लिए, ठीक है, इसका जस्ट डबल कर दिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हाफ हो गया, ठीक है। आप रबड़ लेना, रबड़ को स्ट्रेच करके देखना कि जितना मोटा होगा वो जैसे स्ट्रेच करोगे पतला हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमने ट्वाइस ऑफ लेंथ स्ट्रेच कर दिए तो एरिया बिकम हाफ हो गई। तो आर डैश कितना हो जाएगा बच्चों, लिखने की कोशिश करो, रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश। अब यहाँ पे वैल्यू रखना, जल्दीबाजी नहीं करना, ठीक है। ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। रो एल डैश की जगह पे 2l रखोगे, क्लियर है। ए डैश की जगह पे a/2 रखोगे बच्चों, तो ये क्या हो गया, रो एल, ठीक है, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे होगे आर इज इक्वल टू क्या हुआ, अगर रेजिस्टिविटी रो है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल है, तो रेजिस्टेंस हुआ रो एल बाई ए। यहाँ पे बच्चों हमने क्या किया, वायर को स्ट्रेच कर दिए, एरिया बिकम्स हाफ एंड लेंथ बिकम्स डबल। देन उस केस में आर डैश इज इक्वल टू रो एल डैश बाई ए डैश। अब वैल्यू आप पुट कर दो, एल डैश की जगह पे 12 रखो, ए डैश की जगह पे a/2 रखो। अब ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 2 जा 4 और रो एल बाई ए। अगर आप ध्यान से देखो, थोड़ा भी दिमाग ना लगाओ, तो आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर हो गया, क्लियर है क्या, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ओरिजिनल रेजिस्टेंस, क्या बोले बच्चों, ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर था, कब, वन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, देन व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस व्हेन एरिया बिकम्स हाफ एंड लेंथ बिकम्स डबल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तो ये हो गया आर डैश इज इक्वल टू 4 टाइम्स आर। दूसरा क्वेश्चन, रेशियो पूछा जा सकता है न्यू रेजिस्टेंस टू ओल्ड रेजिस्टेंस। तो नए रेजिस्टेंस कितने आए बच्चों, आर डैश, ओल्ड रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू 4 आ गया, 4/1। तो रेशियो क्या लिखोगे, अगर रेशियो पूछ लिया, रेशियो इज इक्वल टू 4:1 लिख लो, क्लियर है क्या, किससे, आर डैश टू आर से, क्लियर है क्या। तो ये इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान से सुन लो। हो सकता है कि ये लेंथ वही रहे, एरिया हाफ कर दे, सही है, ये भी हो सकता है, मटेरियल वही है, दूसरी बात ले लिए, ठीक है। तो उस केस में क्या करेंगे, चलो अगला, इसको पहले नोट डाउन करो फिर आगे बताते हैं, ध्यान से समझना। चलो इसको इरेज कर देते हैं, बाकी इसको रहने देते हैं। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, हेलो, इधर इधर स्क्रीन पे क्या बोले बच्चों कि ये R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है। अब मैं बोला कि लेंथ वही रहते, एरिया हाफ कर देते हैं, ठीक है, और मटेरियल वही है, समझना ध्यान से, लेंथ वही है यानी L है, ठीक है, एरिया हाफ हो गया, मटेरियल वही है क्योंकि रेजिस्टिविटी रो ले रहे हैं, ठीक है। तो आर डैश आपसे पूछा जाएगा, तो आर डैश इज इक्वल टू रो, अब एल डैश बराबर एल ही है, ठीक है, और ए डैश इज इक्वल टू a/2 है। तो यहाँ रो एल डैश डिवाइडेड बाई, बोलो, रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश लिखोगे, रो की जगह पर रो लिखोगे, एल डैश की जगह पर एल लिखोगे, डिवाइडेड बाई ए डैश, ध्यान से कर देखो, ए डैश की जगह पे a/2 लिख लोगे क्योंकि एल सेम है, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 2 रो एल बाई ए हो जाएगा। आप ध्यान से देखो तो आर डैश इज इक्वल टू ट्वाइस हो जाएगा, 2 टाइम्स आर, क्लियर है क्या। तो सिंपल आपको ये समझ में आ गया कि लेंथ सेम रहा, एरिया अगर हाफ हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो गया, डबल हो गया। इससे क्या पता चला कि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन, समझ में आई क्या, दिस इंप्लाइज रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन। ये इस तरीके से आप बोल सकते हो, हेंस वेरीफाई, क्यों, क्योंकि हमने अगर लेंथ को सेम रहे, एरिया हाफ किए, तो रेजिस्टेंस डबल आना चाहिए, डबल आ गया, क्लियर है क्या। दूसरा केस ऐसा ले सकते हैं, यही वाला सेम सिचुएशन है, अब लेंथ डबल कर देते हैं, एरिया क्या करते हैं, सेम रखते हैं, ध्यान समझना, एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रखेंगे और हमने क्या कर दिए, लेंथ को डबल कर दिए। ये मान लो एल डैश हो गई 2l, सही है,
और एरिया ए ही रही, ठीक है, और रेजिस्टिविटी मटेरियल वही है। तो आर डैश इज इक्वल टू लिखेंगे रो एल डैश डिवाइडेड बाई ए डैश, ध्यान से समझना। तो यहाँ पे ए डैश क्या है, ए ही है, तो यहाँ पे रख देंगे वैल्यू। तो रो एल डैश की जगह पे 2L रखोगे डिवाइडेड बाई एरिया की जगह पे ए रखोगे, तो ये 2 टाइम्स रो एल बाई ए आ गया। तो ध्यान दो, तो आर डैश इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर आ गया। तो यहां से क्या आपको समझ में आया कि रेजिस्टेंस ट्वाइस होता है, यानी लेंथ डबल हुई तो रेजिस्टेंस भी डबल हो गया। क्लियर है क्या? तो ये इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? क्या जल्दी देखो, इसको नोट डाउन करो। तो ये समझ में आ गया बच्चों कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन पे कैसे डिपेंड होता है। क्लियर है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर अगला बताते हैं और क्या होता है वेरिएशंस। ठीक है, अगला आता है जो कि स्पेशल होता है, आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, वो आपको बता रहे, ठीक है। ध्यान से इधर देखना। तो रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वायर लिखो और कंडक्टर लिखो। मतलब क्या समझे? देखो R इज इक्वल टू, ध्यान से इधर कंसंट्रेट करना, R इज इक्वल टू रो, क्या लिख रहे हैं, रो L बाई ए। क्लियर है क्या? R इज इक्वल टू रो L बाई ए है। अब हमने क्या काम कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई L। क्लियर है? ध्यान से देखना। तो हमने क्या लिखे, R इज इक्वल टू रो L बाई ए इंटू एल, इधर ऊपर भी कर दिए नीचे भी कर दिए। अब ये क्या हो गया, रो L स्क्वायर बाई एरिया इंटू लेंथ हो गया। अब ध्यान से समझना, अगर कोई कंडक्टर हम लेते हैं, ठीक है, और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, लेंथ L है, तो बच्चों वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू लेंथ हो जाएगा। सही है क्या? तो यहां पे हम लिख सकते हैं क्या, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई V। अब हमने ध्यान से देखो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम लिखे है ना, तो यहां पे अगर बात करें, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट, क्या बच्चों, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप, और रेजिस्टिविटी वही मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर हो जाता है, याद रखना। अभी तक हमने क्या बताया कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, लेकिन व्हेन रेजिस्टेंस आपको पूछा जाए कब, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ लेंथ हो जाता है। क्लियर है? दूसरा केस, R इज इक्वल टू रो L बाई ए। अब ध्यान से सुनना, अब हमने वही सेम काम करते हैं, मल्टीप्लाई, ये इधर का हो गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई ए। तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, रो L इंटू ए डिवाइडेड बाई ए इंटू ए। ये क्या बन गया, रो L ए डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, इसको क्या लिख सकते हो, रो इंटू वी डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अभी हमने थोड़ी देर पहले बोले कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, ए वी इज कांस्टेंट, वी वोल्ट नहीं है बच्चों, ध्यान से देखना, वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब यहाँ एरिया इंटू लेंथ होता है, ठीक है।
वैसे भी अगर बात करें कि मान लो ऐसा भी हो सकता है, कंफ्यूज नहीं होना कि एरिया कैसे लिख रहे हैं। तो मान लो ये इसका रेडियस आर है, कितना है बच्चों, रेडियस अगर आर है तो एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, ध्यान से देखना, और ये लेंथ एल है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ एच की जगह पे एल है, तो देखो पाई आर स्क्वायर एल हो जाएगा। तो बात वही है, तो इफ v इज कांस्टेंट द r इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है क्या? तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इस पे फोकस करना है, इसको नोट डाउन करो, फिर आपको कुछ क्वेश्चंस कराते हैं, फिर आपको बताते हैं। अच्छे से देखो, नोट डाउन करो बढ़िया से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, अब हम क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं। जैसे हमने ओम्स लॉ भी पढ़े थे, उस पे भी क्वेश्चन ही किए थे, तो उसमें भी एक दो क्वेश्चन देखते हैं। बाकी हमने जो अभी फैक्टर्स पढ़े, ठीक है, उस पे भी क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। फिर आपको थोड़ी बहुत और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी कि न्यूमेरिकल कैसे आते हैं, ठीक है, और क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्लियर है क्या? चलो देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन ओम्स लॉ पे लेते हैं, ठीक है बच्चों, जो हमने बता चुके हैं। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड फिजिकल कंडीशंस फॉर कीपिंग द सेम या कांस्टेंट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। वो सब हमने पढ़ चुके हैं कल वाले वीडियो में, ठीक है। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मच, क्वेश्चन इज हाउ मच, ध्यान से लिखना, हाउ मच current will, current, how much current will an electric bulb draw, how much current will an electric bulb draw from a 220 volt, from a 220 volt, ध्यान से सुनना, सोर्स 220 वोल्ट बच्चों, सोर्स ये लिख दो, आ जाएगा, ठीक है। 220 वोल्ट सोर्स, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट, if the resistance of the bulb filament, if the resistance of the bulb filament, resistance of the bulb filament कितना ले ले, चलो आपके बुक में दिया है is 1200 ओम, ये ले लेते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, या क्वेश्चन नंबर 1 का ऐसे मान लो ए पार्ट है। बी पार्ट लिखते हैं, यही साथ में ही करा देंगे। बी पार्ट पूछा जाता है आपसे, इधर देखना, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल, हाउ मच करंट, यहाँ ऊपर हमने बल्ब लिए थे, यहाँ पे हीटर ले लिए, क्या, विल एन करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब के बजाय इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ले लिए बच्चों, हीटर कॉइल, ठीक है, ठंडियों में जलाते हैं ना बच्चों, ठीक है। तो हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम a 220 volt source, a 220 volt source, if resistance कितना ले ले बच्चों, if the heater coil is 100 ohm, ठीक है। if the resistance of the, ऐसे लिख लो, if the resistance of the heater coil is
चलो 200 ओम ले लिए, कितना बच्चों 200 ओम। क्लियर है क्या? तो बहुत आसान है। चलो सॉल्यूशन बताते हैं, ध्यान से सुनना इधर। सॉल्यूशन ए पार्ट का, करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब फिलामेंट इज 1200 ओम बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, ध्यान से देखना। गिवन है आपको 220 वोल्ट सोर्स, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आपको गिवन है। ठीक है, तो वोल्टेज कितना है बच्चों, वोल्टेज है आपका 220 वोल्ट, सही है। रेजिस्टेंस कितना है, वोल्टेज V इज इक्वल टू 220 वोल्ट, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1200 ओम, सही है क्या? यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, बोलो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, क्या बच्चों, ओम्स लॉ, क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो यहां से बच्चों I इज इक्वल टू क्या लिख देंगे, ध्यान से देखो, ये फर्स्ट पार्ट है, तो I निकालना हमें, तो I इज इक्वल टू V बाई आर कर देंगे बच्चों, और ये हो जाएगा 220 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1200, एक जीरो इससे कट गया। अब ध्यान से देखो, ये 2 11 जा 2 6 जा और 60 हो जाएगा बच्चों, तो 11/60 आ गया, कितना 11/60। अगर ये डायरेक्टली आप लिखना चाह रहे हो तो कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, 11 को आप इधर देखो 60 से डिवाइड कर लेते हैं, सही है। तो डेसिमल पॉइंट लगाओगे, जीरो बढ़ाओगे, 60 बन जा 60 आ जाएगा बच्चों, कितना हो गया, ये 0 11 - 6 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर एक जीरो बढ़ा लिए अगर, तो आप देखो कितना हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, 6 8 जा 48, तो 8 टाइम्स जाएगा, कितना 8 टाइम्स, तो 480 हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे 20। क्लियर है क्या? तो छोटी छोटी चीजें आपको बता रहे हैं जिससे आपका कंफ्यूजन दूर रहे। तो करंट की एसआई यूनिट होती है एम्पियर, तो 0.18 एम्पियर लिख लेंगे। क्लियर है? बी पार्ट यहीं पे कर देते हैं, देखो गिवन लिखेंगे, गिवन क्या है, वोल्टेज, हाँ वोल्टेज जो है V इज इक्वल टू 220 वोल्ट ही है, और रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू कितना ले लिया हमने, 200 ओम, कितना 200 ओम। तो वही सेम फिर से लिखेंगे, ये लिखना बहुत जरूरी है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ठीक है, V इज इक्वल टू आर आई। क्लियर है क्या? तो दिस इंप्लाइज I इज इक्वल टू V बाई आर, जो कि आप लिख लोगे 220 डिवाइडेड बाई 200, एक जीरो कट गया, 2 10 जा 2 11 जा 11/10 मतलब 1.1 एम्पियर आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आसान है, इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छे से देखते जाओ, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। अच्छे से देखोगे तो पूरा 100% क्लियर होगा। ठीक है, आपको जो बच्चे नए हैं उनको हो सकता है ना पता हो। ठीक है, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं, और साइंस की बात करें या मैथ्स की बात करें तो बच्चों दोनों सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 आए हैं। ठीक है, तो ध्यान से पढ़ोगे आप। ठीक है, कई बच्चे टॉपर रहे, कई स्कूलों के टॉपर रहे हैं। ठीक है, यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, बाकी पढ़ा तो रहे 18 साल से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, बहुत आसान है और बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ के। ठीक है, पूरा अच्छे से नोट करते जाओगे तो आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाना प्रॉपर तरीके से। चलो अगला क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं।
चलो इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज आपके एनसीईआरटी बुक से ही ले रहे क्वेश्चन, वो भी क्वेश्चन है, मान लो आपको पूछ लिया द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्वेश्चन है द क्वेश्चन नंबर 2, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, क्या बोल रहे हैं बच्चों, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, क्लियर है क्या, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, कितना बच्चों, इज 60 वोल्ट, मान लो 60 वोल्ट दे दिया, क्या दे दिया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ, लिखो, व्हेन इट draws a current of 4 एम्पियर, कितना बच्चों, करंट मान लो ये ड्रॉ करता है 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, सही है, फ्रॉम द सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस आपका 60 वोल्ट है, और व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, तब आपसे पूछा जाता है व्हाट करंट, यहां लिखो, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ, कब बच्चों क्या कंडीशन लगा रहे, ड्रॉ if the potential difference is increased to, if the potential difference is increased to 120 volt, is increased to 120 volt, समझना, तो बहुत आसान है। अब लिख के क्यों कराते हैं, ताकि आपका कंसंट्रेशन इधर बना रहे, लिख के अगर ला देंगे तो आप पढ़ोगे नहीं ध्यान से, ठीक है, तो ध्यान से देखना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट, व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम द सोर्स, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120 वोल्ट, मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है, जैसी ये 60 वोल्ट दिया था, करंट 4 एम्पियर थी, गिवन लिख लो, गिवन है केस 1, केस 1 है वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यहां लिख लो, ठीक है, क्या बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस आपको दिया है कितना, 60 वोल्ट, और इस केस में करंट कितनी है, करंट आ रही है 4 एम्पियर। अब अगला सिचुएशन पूछ रहा है कि केस 2 में पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा के 120 वोल्ट कर दे तो करंट बता दो, समझ में आई कि नहीं, करंट आई बता दो, ठीक है, आई कुछ भी ले लो, ठीक है, अब ये आई बताने, तो इसका मतलब जैसे ही आप इधर गए तो ध्यान से देखो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस पता होगा, ओम्स लॉ यही कहता है, 2 चीज पता रहेगी तभी तीसरी निकाल पाएंगे, तो केस नंबर 1 लिखेंगे, यहाँ सोल्यूशन लिख रहे हैं, फ्रॉम केस 1, ठीक है बच्चों, केस 1 रेजिस्टेंस निकाल लेंगे पहले, ठीक है, रेजिस्टेंस V अपॉन I लिख लेंगे, तो V कितना, 60 वोल्ट डिवाइडेड बाई 4, 15 ओम। अब ये जो रेजिस्टेंस है किसका बच्चों, इलेक्ट्रिक हीटर का, वो तो सेम रहेगा, 15 ओम आ गया रेजिस्टेंस। अब ये केस 2 में लिख लेंगे, फ्रॉम
केस, देयरफॉर ऐसे लिखना, फ्रॉम केस टू आई निकालना है तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर। अब वी कितना बच्चों 120 डिवाइडेड बाई 15 लिख लेंगे। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखो 15 8 जा कितना होता है 120, तो 8 एम्पियर आ जाएगा। कितना है 8 एम्पियर। क्लियर है क्या? तो रेजिस्टेंस अगर सेम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो रेजिस्टेंस 15 ओम है, तो वो तो चेंज होगा नहीं, इलेक्ट्रिक हीटर का है। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो, फिर आपको बताते हैं आगे जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े हैं उस पर क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है, बस ध्यान देना है आपको। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ध्यान से समझते नहीं है, नोट्स बनाते नहीं। क्वेश्चन में जो भी डेटा गिवन हो, गिवन को लिखो, वो खुद ही बताएगा चिल्ला चिल्ला के करना क्या है। ठीक है, आई बात या गई समझ में? तो आ गई होगी। ठीक है, चलो बच्चों, अब जो अगला क्वेश्चन लेने वाले हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये भी इंपॉर्टेंट है, वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप मिस कर सकते हो। ठीक है, चलो नोट डाउन करो। क्वेश्चन पूछा रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, लिखो क्वेश्चन। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर जिसकी लेंथ कितनी है बच्चों? आप लेंथ क्या बोले? रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, चलो 1 मीटर ले लेते हैं, इज 26 ओम। कितना बच्चों? 26 ओम। कितने डिग्री सेल्सियस पे? एट 20 डिग्री सेल्सियस। कितना बच्चों? एट 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके। इफ द डायमीटर ऑफ द, ध्यान से देखना, इफ द डायमीटर, सही है, इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज, डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, ध्यान से देखना, mm मतलब मिलीमीटर है। ठीक है, 0.3 mm, 0.3 mm बोलो या 0.3 mm बोलो। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, आपसे पूछा गया व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी, ठीक है बच्चों, व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट किस टेम्परेचर पे? इसी 20 डिग्री से, एट दैट टेम्परेचर आपसे पूछ लिया। ध्यान से देखना, बहुत आसान है। सॉल्यूशन लिखते हैं फिर आपको बताते हैं। ठीक है, बोला है कि रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर, क्या बोल रहे हैं? ध्यान से इधर कंसंट्रेट करना, इधर उधर नहीं भटको। कहाँ देख रहे हो? इधर आओ। रेजिस्टेंस ऑफ मेटल वायर ऑफ लेंथ, तो रेजिस्टेंस दे रखा है बच्चों 26 ओम, लेंथ L इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, ये कंडीशन लिखना चाहो लिख सकते हो, एट 20 डिग्री सेल्सियस पे बात कर रहे हैं। ठीक है, डायमीटर ऑफ द वायर, डायमीटर दे रखा है 0.3 mm बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे इसको आप चेंज कर लेना, 0.3 mm को 1 मिलीमीटर में कितना मीटर होता है? तो 1/1000 कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना हो जाएगा? -3 मीटर आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना, बहुत आसान है। ठीक है, इतना आ गया मीटर। अब हमें चाहिए रेडियस, तो यही रेडियस लिख लेना। ठीक है, साइड में दिस इंप्लाइज करके रेडियस r इज इक्वल टू कितना लिख लोगे? 0.3 mm/2। ये कितना आ जाएगा बच्चों?
ध्यान से देखो, तो 3/2 करोगे तो 1.5, तो 0.15 इंटू 10⁻³ मीटर, या इसी को लिख लोगे 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर। क्लियर है क्या? ऐसे कर लोगे, कैसे? ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे आप इसको अगर लिखना चाहोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ध्यान से सुनना, 15 इंटू 10⁻⁵ नहीं लिखेंगे। एक्चुअल में स्टैंडर्ड नोटेशन होता है कि जब भी डेसिमल में डिजिट दिया हो, डेसिमल में कोई वैल्यू दी है, तो फर्स्ट डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट लगाते हैं, फिर पावर लिखते हैं, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो इसलिए 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर कर दिए। अब ये क्या होता है, यहाँ पर कन्वर्जन याद रखना, 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है। ठीक है, कितने बच्चों को नहीं आता है, इसलिए ध्यान से देख लेना। अब यहाँ पे क्या करो, इधर हमने 1 बनाने मान लो, तो भाई 1000 इधर भी कर दो, भाई 1000 इधर भी कर दो। ध्यान से देखो, तो ये 1000 से 1000 कट गया, इधर आ गया 1 mm, 1 mm 1/1000 आ गया। कितना आ गया बच्चों? 1/1000। और इधर क्या है? मीटर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 mm इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर होता है। तो अगर 0.3 mm है तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर कर लेंगे। क्लियर है? ये छोटा मोटा कन्वर्जन है। आगे बच्चों, अब आपसे पूछा जा रहा है रेजिस्टिविटी बता दो, तो यहाँ लिखना वी नो R इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? ρL/A। सही है, जल्दीबाजी मत करना। दिस इम्प्लाइज रो इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे? R इंटू A/L। क्लियर है? R इंटू A/L। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताए थे, जब भी वायर की बात हो रही तो वायर होता है सिलेंड्रिकल। वायर कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है, ऐसा। तो एरिया क्या लिखोगे यहाँ पे? πr² लिखोगे। ध्यान से सुनना, ठीक है? तो चलो यहाँ लिखते हैं, दिस इंप्लाइज रो इज इक्वल टू R के जगह पे R रखना अभी, ठीक है? R इंटू एरिया की जगह पे πr² रखोगे, डिवाइडेड बाई L लिखोगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे वैल्यू रख दो आप, ठीक है? तो 26 ओम इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R² है बच्चों, तो ये है 1.5 इंटू 10⁻⁴ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ध्यान से देखना, RA/L। देखो रो निकालना है, जैसे ये R था, क्या था? ये क्या है? R है। R इज इक्वल टू ρL/A, तो रो निकालना है, तो R इंटू A/L। ठीक है, A की जगह पे इतना लिख लिया, πr² डिवाइडेड बाई L, जो कि 1 मीटर है। बहुत आसान है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करो, 26 इंटू 3.14 इंटू, अब ये स्क्वायर कैसे करते हैं? अक्सर बच्चों गलती कर देते हैं, इधर ध्यान से देखो, 1.5 है, यानी 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो इसको लिख लोगे 2.25 इंटू पावर का स्क्वायर। आप मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर में एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़े थे, ठीक है? तो 10⁻⁴ का स्क्वायर 10⁻⁸ हो जाएगा। क्लियर है क्या? और यहाँ वैल्यू लिखना चाहो तो रेजिस्टेंस ओम में होता है, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है? क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 मीटर है, इसका कोई मतलब नहीं है, और ये ओम में है, ठीक है? अब इसको आपको कैलकुलेट करने, तो कैलकुलेट कैसे करना है? इसको पहले, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करना, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? अब जैसे आप इसको अगर सॉल्व करते हो तो इसका वैल्यू जो रिजल्ट आता है, आप मल्टीप्लाई करोगे 26 इंटू इतना, फिर इंटू इतना, डेसिमल पॉइंट का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई कैसे करना है? 2 डिजिट पे ये, 2 डिजिट पे ये है, तभी आपको डेसिमल पे फोकस नहीं करना है, ठीक है? सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना, 1 2 3 4, फिर 4 डिजिट पे डेसिमल पॉइंट लगा देना, 10⁻⁸ लिख लेना, ठीक है बच्चों? अब इसको जब सॉल्व करते हो तो 1 पॉइंट कितना आता है बच्चों? रिजल्ट जो आता है 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर आ जाता है। कितना? 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। क्लियर है क्या? तो इसको आप नोट डाउन कर लो, कहो तो कैलकुलेशन करके बताएंगे। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में पूछना, फिर अगले वीडियो में बता देंगे, ठीक है? रिजल्ट यही आता है।
इसको नोट डाउन कर लो, बहुत आसान है, सिंपल। आर इज इक्वल टू इतना, लेंथ इतना दिया था, डायमीटर दिया था, तो पहले रेडियस निकाल लिए। और हमें पता है कि वायर जो है सिलेंड्रिकल है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन सर्कुलर ही होगा, पाई आर स्क्वायर ले लेंगे। तो रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल, पहले वैल्यू लिखना, ए की जगह पाई आर स्क्वायर कर लेना, एल की जगह 1 मीटर है तो कोई दिक्कत नहीं है, SI यूनिट में मीटर, 1 मीटर का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, 1 से डिवाइड करोगे तो वही रहेगा। चलो इसको नोट डाउन कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी बच्चों, तो आप बेसिक मैथमेटिक्स जो है क्लास 9th और 10th का हमने एक वीडियो डाल रखे हैं, पहला वीडियो, ठीक है, जो कि 10th के लिए हमने डाले हैं, तो आप जाके वो देख सकते हो, आपको कैलकुलेशन करना बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। समझ में आई क्या? पूरा कैलकुलेशन की ट्रिक वहां पे हमने बता रखे हैं, तो आप जाके देख सकते हो इसी चैनल पे, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो बढ़िया से, मेन है समझाना, आपको समझ में आ जाएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। और कैलकुलेशन अगर नहीं आता वहां जाके देखना, फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगले वीडियो में हम आपका डिस्कस कर लेंगे, ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी क्वेश्चन होंगे। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस पे, फिर उसके बाद अगले वीडियो में मिलेंगे, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन है, मान लो आपसे पूछ लिया अ वायर आप गिवन मटेरियल, ध्यान से देखना, वैसे ये क्वेश्चन करा चुके हैं आपको, लेकिन फिर भी बता देते हैं, क्योंकि आपकी बुक में दिया वायर ऑफ गिवन मटेरियल, क्या बोल रहे हैं, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L एंड हैविंग length L and area of cross section कितना बच्चों A, समझ में आएगी नहीं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A has a resistance of 4 ohm, has a resistance of 4 ohm, क्लियर है क्या? बोला कोई वायर है, किसी मटेरियल का है, जिसकी लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन, लेंथ तो L है, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, और उसका रेजिस्टेंस 4 ओम दिया है, क्लियर है। इसमें कोई भी गड़बड़ी मत करना, बहुत आसान तरीका से बताएंगे, ठीक है। बोला रेजिस्टेंस अगर 4 ओम है, ठीक है, व्हाट वुड बी द ध्यान से सुनना, what would be the resistance of another wire, what would be the resistance of another wire of the same material, resistance of another वायर ऑफ सेम मटेरियल, बच्चों मटेरियल सेम है मतलब रेजिस्टिविटी सेम रहेगी। व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल, ध्यान से सुनना, सेम मटेरियल, ठीक है, हैविंग लेंथ L/2, हैविंग लेंथ कितनी हो गई बच्चों, लेंथ हो गई आपकी L/2, कितनी लेंथ L/2 एंड लेंथ L/2 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ट्वाइस ऑफ ए कर दिया, ट्वाइस ऑफ ए। देखो बहुत आसान है, तो आपको क्या करने, ध्यान से देखना, अब वायर है, मान लो ये कोई वायर है, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। अब वायर है जिसका लेंथ L है और एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो इस केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आती है, क्लियर है क्या। फिर बोला है कि व्हाट वुड बी द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल हैविंग लेंथ L/2, लेंथ बच्चों हमने क्या कर दिए, L/2 कर दी, क्या कर दिए L/2, क्या कर दिए
L/2। ध्यान से देखो, अब हमने लेंथ को हाफ कर दिए और एरिया ट्वाइस कर दिए और मटेरियल सेम है तो रेजिस्टिविटी रो लिख दिए। ऐसे समझ में है कि नहीं? अब इसका आपसे रेजिस्टेंस पूछ लिया, बताओ। नहीं बता सकते तो कैसे बताओगे? ध्यान से देखो, तो यहाँ पे लिखोगे R इज इक्वल टू रो L/A। ध्यान से देखना, ये पहली इक्वेशन है, ठीक है, ध्यान से देखना। और ये गिवन डेटा है, ठीक है, यहाँ पे लिख लोगे गिवन। बहुत आसानी तरीके से बताते हैं, बहुत आसान होता है, अब बहुत अच्छे से समझ में आता भी है आपको अगर समझोगे तब। तो R इज इक्वल टू 4 ओम, R इज इक्वल टू रो L/A। यहाँ पे कुछ नहीं दिमाग लगाने हैं आपको, R डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे R डैश इज इक्वल टू रो इनटू L के जगह पे चलो L डैश बाई A डैश लिख लेते हैं पहले। L डैश मान लो, इधर A डैश मान लो। क्लियर है क्या? तो थोड़ा सा और क्लियरिटी रहेगी। R डैश इज इक्वल टू रो L की जगह पे लिखो L/2 और डिवाइडेड बाई A डैश की जगह पे ट्वाइस ऑफ A कर लो। क्लियर है क्या? अब 2 2 जा 4 हो जाएंगे। यहाँ पे देखो R डैश इज इक्वल टू रो L/4 टाइम्स A हो गया। क्या हो गया? 4 टाइम्स A हो गया। अब अगर ध्यान से देखो तो रो L/A साथ में लिखो और 1/4 ऐसे लिख लिए, सही है। और ये लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखो? फ्रॉम 1 R डैश इज इक्वल टू 1/4 इंटू, अब R की वैल्यू कितनी है? रो L/A की वैल्यू 4 है, तो 4 से कट जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा 1 ओम। देखो कितना आसान तरीका है। तो बहुत अच्छे से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत इजी है। कुछ बच्चे उधर ही कैलकुलेशन लगेगी करने, कुछ ऐसा काटने पीटने, तो वो नहीं करने आपको, थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाने। जैसे बता रहे हैं वैसे आप सीखो, आपके 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, 100% मार्क्स भी आएंगे बच्चों, ठीक है। तो आई होप दैट आपको समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चंस, you just place that in comment box. I will be happy to help you. ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इसको आप नोट डाउन कर लो, समझ लो, ठीक है। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। ओके, बाय बाय बच्चों।